नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 27 नवंबर को आपका एग्जाम हो गया। हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल साइंस फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के न्यूमेरिकल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं आगामी शिफ्ट के लिए। वैसे 9th 10th एनसीईआरटी में टोटल 31 चैप्टर। अपन आते हैं सीधा ही फिजिक्स के चैप्टर में। तो भौतिक विज्ञान कक्षा 9th आप देखेंगे, शुरुआत होती है गति से। तो गति के यहाँ पर न्यूमेरिकल के जो बेसिक फॉर्मूले आधारित क्वेश्चंस देखेंगे, और वैसे ही सवाल कैंडिडेट ने कहा कि बेसिक सवाल आ रहे हैं। बल एवं गति के नियम देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के देखेंगे, कार्य ऊर्जा के देखेंगे। फटाफट कवर करेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं। क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, जाते हैं न्यूमेरिकल के सेक्शन पर। ध्यान देना, एक बेसिक से सवाल पूछा जा सकता है, विस्थापन और दूरी। जिस बिंदु से स्टार्ट किया उसी बिंदु पर वापस आ जाए। तो दूरी तो यहाँ पर घूम फिर के काफ़ी हो गई, लेकिन विस्थापन उसका शून्य है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी वो विस्थापन होता है। तो इस टाइप से भी सवाल आ सकता है। बाकी ये सभी आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय है। कोई भी दो वैल्यू दी रहेगी, आप एक ज्ञात कर पाए। जब भी औसत चाल से सवाल पूछ ले तो तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय से आप भाग देंगे, तो इस टाइप से औसत चाल निकल जाए। जो इस टाइप के एनसीईआरटी में सवाल दे रखे हैं, तो कुल दूरी ऐड करेंगे और कुल समय ऐड करते हुए आप औसत चाल निकाल सकते हैं। देखिए, औसत चाल के बाद यदि औसत वेग की बात करें, चाल की जब बात आती है तब दूरी होती है। अब जब वेग की बात आती है तब विस्थापन होता है। औसत वेग में यदि असमान वेग की स्थिति है, यानी असमान चाल से कोई वस्तु सीधी रेखा में जा रही है, तो औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय होगा। लेकिन जब समान चाल हो उसकी, जैसे समान रूप से त्वरण इसका फिक्स हो, एक समान त्वरण हो, तो वेग समान रूप से बदल रहा होता है, तब औसत वेग है। यानी समान समय में समान रूप से बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, तो औसत वेग यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 करते हैं जब एक समान त्वरण हो या फिर वेग समान रूप से बदल रहा है। बाकी दोस्तों बताइएगा, मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट का जो रिव्यू आया है कि टेक्स्ट बुक के मॉक जितना ही यहाँ पर रियल स्कोर बन रहा है। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे टेक्स्ट बुक का, ग्रुप डी के आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, रेलवे 2024 के पेपर मिल जाएंगे, और उस पर आधारित मॉक आप 172 प्रीवियस के पेपर भी अटैम्प्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप डी के बाद एएलपी में भी काम आएगा, टेक्नीशियन में भी आएगा। 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहती है, तो ये आप देख लीजिए। तो ये पूरी वैसे ई बुक है, आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पर पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का। उसमें भी टीटीजे के कूपन कोड लगा लेना। त्वरण, यहाँ से बेसिक से न्यूमेरिकल का सवाल पूछा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हो। तो त्वरण होगा वेग में परिवर्तन और कितना समय है। वेग में परिवर्तन यानी वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, और कितना समय लिया है, ये आपके त्वरण को दर्शाता है। इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के सवाल पूछे जाते हैं। त्वरित गति का मतलब होता है जब किसी वस्तु का वेग बदलता है, तो उसकी गति को आप त्वरित गति बोलते हैं। बाकी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल के सवाल पूछे जाने की संभावना है। गति के समीकरण। गति का पहला समीकरण होता है वेग समय संबंध। v बराबर यू प्लस ए टी। वी आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, t समय है। काफ़ी बार होता है v बराबर ए के स्थान पर यदि आप वस्तु ऊपर फेंक रहे हो तो उसको g लेंगे आप। गुरुत्वीय त्वरण वहाँ पर काम आएगा। एक स्थान पर g जो 9.8 होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध फेंक रहे तो माइनस में इसको लेना होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो v बराबर यू प्लस ए टी से कोई भी 3 वैल्यू दे दे और एक पूछे, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल का सवाल बनता है। गति का दूसरा समीकरण बताता है विस्थापन समय का संबंध। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। s आपका विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, t आपका समय है, a आपका त्वरण है। तो इनमें से जो भी वैल्यू दी रहती है, तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। जब आपके पास समय नहीं हो, दोनों ही वेग हो और त्वरण हो, विस्थापन हो, उस यानी एक वैल्यू नहीं आप निकाल सकते हो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो गति के तीनों ही समीकरण अति महत्वपूर्ण है। तो पहले से आप अंतिम वेग निकाल सकते हो, दूसरे से विस्थापन निकाल सकते हो, समय ज्ञात न होने पर विस्थापन हेतु तीसरा समीकरण आप काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी सवाल बन सकता है, जैसे रेसिंग कार है, एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको ए दे दिया 4 और टी आपको दे दिया 10 सेकेंड, एस आपको फाइंड आउट करना। गति प्रारंभ कर रही है, शुरुआत में यू उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 मानना है। तो आपके पास यू है, ए है आपके पास, और टी है, एस आप कैसे निकालेंगे। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। तो यहाँ पर ए आपके पास है, टी आपके पास है, तो कैसे नहीं निकाल सकते हो एस, बिल्कुल ईजिली आपका निकल जाएगा। एक और यहाँ पर ऊपर आप सवाल देखेंगे, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। अब त्वरण का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में इतना वेग बढ़ रहा है। अब शुरुआत में जैसे ये 1 सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक आई 1 सेकंड, तो वेग जीरो से कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट 1 सेकंड में यानी दूसरे सेकंड में वेग कितना हो गया, हर 1 सेकंड में 2 बढ़ रहा है, तो पहले 2 था पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगा, 4 हो गया। यहाँ पर 3 सेकंड के पश्चात 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बेसिक कंसेप्ट से भी इसको निकाल सकते हो, 6 मीटर पर सेकंड। बाकी v बराबर यू प्लस ए टी गति के पहले समीकरण से निकल जाएगा, यानी शुरुआती वेग u आपको 0 मानना है। बाकी आपको टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के जो भी पाठ्य पुस्तक के सवाल हैं वो सारे हल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आप ले सकते हो। और एनसीईआरटी एग्जाम पर के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, पूरी थ्योरी मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ई बुक ले सकते हो। अब चलिए अगला चैप्टर देख, बल एवं गति के नियम। आते हैं गति के द्वितीय नियम पर। गति का द्वितीय नियम यानी F बराबर एम ए। बल होता है ये द्रव्यमान, m आपका द्रव्यमान है और a आपका त्वरण है, इनका गुणनफल होता है आपका बल, F बराबर एम ए। संवेग की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, संवेग p से डिनोट करते हैं। संवेग यानी संहति गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग होता है संवेग। संवेग यानी द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बल के इक्वल होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के इक्वल होती है और यहीं से F बराबर एम ए का कंसेप्ट आया है। चलिए बाकी संवेग संरक्षण के नियम से काफ़ी न्यूमेरिकल के सवाल पूछे जाते हैं, यानी यहाँ पर टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग वो हमेशा नियत रहेगा, यानी इक्वल रहेगा कुल संवेग। टक्कर से पहले यानी संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो दो वस्तुओं के बीच में टक्कर होगी और उनका दोनों का अलग अलग द्रव्यमान होगा, तो उनका अलग अलग वेग होगा, किस वेग से वो टकरा रही है, तो ये उसका प्रारंभिक संवेग हो जाएगा टक्कर से पहले। टक्कर के बाद दोनों का द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, लेकिन वेग पहली का v1 दूसरी का v2 चेंज हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल रहता है। और इनसे काफ़ी न्यूमेरिकल के सवाल भी पूछे जाते हैं। F बराबर एम ए से इस प्रकार का बेसिक न्यूमेरिकल बन सकता है, जहाँ पर आपको दे रखा है भाई वस्तु वेग शुरुआत था 3 मीटर पर सेकेंड, बाद में 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो वेग इतना बढ़ा है 2 सेकेंड में बढ़ा है। कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में वेग 3 से 7 हुआ है। आपको पूछा 5 सेकेंड के लिए कोई बल आरोपित करते हैं तो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो। बल की मात्रा F भी आपको फाइंड आउट करना है। बल होता है m गुणा ए, यहाँ पर m आप देखेंगे तो 5 kg द्रव्यमान है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग 3 से 7 हुआ है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो 7 माइनस 3/2 ये आपका त्वरण आ जाएगा, यानी a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। यहाँ से आपका a निकल गया ये, और इसका गुणा करेंगे आप 5 यानी m से करेंगे, तो F आ गया 10 न्यूटन। अब गति के पहले समीकरण से आप अंतिम वेग निकाल पाएंगे, आपके पास त्वरण है, समय है, क्यों ना निकाल सकते हो। और संवेग संरक्षण के नियम से इस टाइप से न्यूमेरिकल के सवाल बनते हैं, जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि बंदूक से गोली निकलने से पहले कुल संवेग और बाद का संवेग इक्वल रहेगा, और यहाँ से कोई भी एक वैल्यू पूछी जा सकती है। 2 किलो की आपकी पिस्टल है, 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली है। किलोग्राम द्रव्यमान, ये चीज़ थोड़ा ऐसा यूनिट में ध्यान देना है, ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। जैसे गोली का द्रव्यमान है 20 ग्राम, तो इसको 1000 से भाग देकर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। पिस्टल का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो कोई दिक्कत नहीं। गोली का प्रारंभिक वेग, जब गोली है बंदूक से नहीं फायर हुई है उस केस में उसका वेग, और पिस्टल से आपकी गोली दागी जा रही है उसका प्रारंभिक वेग, एक का u1 दूसरे का u2 कर दिया, वो दोनों का शून्य रहेगा। भाई शुरुआत में वेग तो है नहीं, स्थिर है, फायर होगा तभी तो वेग होगा। अब गोली का अंतिम वेग यानी फायर होने के बाद, जो यहाँ पर सवाल में मेंशन था 150 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको छोड़ा जाता है, तो अंतिम वेग 150 मीटर पर सेकंड है। और पूछा है पिस्टल का अंतिम वेग कितना, यानी किस वेग से पीछे की ओर हटेगी, तो वो आप संवेग संरक्षण के नियम से करेंगे। यानी गोली छूटने से पहले कुल संवेग आप देखेंगे, तो पहले यहाँ पर बंदूक का और पिस्टल का और आपका गोली का द्रव्यमान और दोनों का वेग, यानी शुरुआती संवेग शून्य था, भाई द्रव्यमान गुणा वेग। अब गोली छूटने के बाद कुल संवेग,
तो उसमें भी आपकी बंदूक का अलग होगा, यानी पिस्टल का अलग होगा और गोली का अलग होगा। तो आपको पिस्टल का यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। 2 किलोग्राम की पिस्टल है ना, वो किस वेग से, तो इसको बराबर में क्या लेना है, शून्य लेना है। ये 3+2 भी आया है ना, इसको क्या करेंगे, संयुक्त संरक्षण से शून्य लेंगे और v आपका ये आ जाएगा, यानी विपरीत दिशा में यहाँ पर लगा है। तो इस टाइप से संयुक्त संरक्षण से काफ़ी सवाल न्यूमेरिकल के बनते हैं। अब यहाँ पर अपन अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार के सवाल भी ध्यान दे सकते हो, ये सभी एनसीईआरटी में मेंशन है। 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी में को कितनी दूरी तक भेदेगी। अब गोली रुकेगी, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, रुकने पर 0 हो जाएगा। गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। टकराने से पहले गोली का प्रारंभिक वेग कितना था, तो 150 मीटर पर सेकंड से। यहाँ से देखिएगा प्रारंभिक वेग अंतिम वेग है और समय आपको दिया है, तो आप त्वरण निकाल सकते हो। v बराबर u प्लस AT से त्वरण आ जाएगा, या फिर त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी से आपका त्वरण -5000 हो गया। अब कितनी दूरी तक गोली जा रही है, तो s आपको फाइंड आउट करना है, जो आप गति के तीसरे समीकरण से करेंगे और वहाँ से आपको दूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ पर एक स्थान पर जी का इस्तेमाल किया जाता है, तो त्वरण 10 मीटर पर सेकंड का स्कोर काफ़ी बार दिया जाता है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श को स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। कितना संवेग फर्श को स्थानांतरित हुआ है, घंटी का द्रव्यमान है 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, जी आपको दे रखा है। अब शुरुआत में जब घंटी गिरा रहे हो तो 0 के वेग से आपने नीचे गिरी है, तो u बराबर 0 है। अंतिम वेग आपको पूछा जब गिर रही होती है घंटी, लास्ट स्थिति में क्या उसका वेग है, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है, गति के तीसरे समीकरण से आप निकाल सकते हो अंतिम वेग v, और फिर संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग होता है। द्रव्यमान आपको दे रखा है 10 किलोग्राम। फिर इस चैप्टर के आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपन अगले चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण के जितने भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले वगैरह हैं वो देखते हैं। पहला ही आपका सूत्र आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल F का, F बराबर Gm/m/d²। इसमें क्या बताता है, F तो बल बताता है, G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये दो द्रव्यमान हैं, ये आपका दूरी या विस्थापन हो जाएगा। अब इस G की वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल ये कैपिटल G है ना, जैसे F बराबर Gm/m/d² है, इस G की वैल्यू F गुणा d²/m/m हो जाएगा। और इस G की वैल्यू हमेशा एक नियत रहती है जो हेनरी कैवेंडिश ने दी थी एक सुग्राही तुलना की सहायता से। कितनी वैल्यू है, 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसका मात्रक भी आपको याद रखना है, ये G की वैल्यू आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। और आपने गुरुत्व बल देखा ना, F बराबर ये किसके समानुपाती होता है, F समानुपाती होता है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे बीच की दूरी, पिंड के बीच की दूरी दोगुना कर दे, बीच की दूरी दोगुना कर दे तो ये 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। 3 गुणा करे तो 1/9, 6 गुणा करे तो 1/36 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी सभी को पता है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और ध्रुवों पर जी अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि आर वहाँ पर कम होता है। क्योंकि जी का फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये है, जी बराबर स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल जी गुणा m/r²। m आपका द्रव्यमान हो जाएगा पृथ्वी का, जब पृथ्वी की जी यदि निकाल रहे हो पृथ्वी के केस में, और r पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी जो कि 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर है, और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है। बाकी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या उसके अनुदिश आप काम कर रहे हो तो त्वरण आपको गति के समीकरण में जी लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर भार होता है ना, W बराबर क्या होता है, m गुणा जी होता है। m आपका द्रव्यमान है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। ये भार बराबर W जिसे आप कहेंगे mg होता है, जिसे आप न्यूटन में डिनोट करते हो भार को। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर कितना होता है। चंद्रमा पर वस्तु का जो द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, कहीं पर भी चले जाओ, भार होता है पृथ्वी पर जितना उस वस्तु का भार है उसमें 6 का भाग देंगे, उसका चंद्रमा पर भार आ जाएगा। ये ध्यान देना है, एग्जाम में बहुत सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्रणोद और दाब की।
प्रणोद एक तरीके से बल ही है। किसी वस्तु पर लंबवत बल लगता है ना, उसे आप प्रणोद बोलते हो, थ्रस्ट बोलते हो। लंबवत बल को ही प्रणोद बोलते हैं। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल है। तो बल यहाँ पर लंबवत है तो उसको प्रणोद बोलेंगे। प्रणोद बटा क्षेत्रफल यानी P बराबर F बटा A होता है। ये इंपॉर्टेंट है और इसका मात्रक पास्कल है। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ ले कोई भी दो वैल्यू देकर तो आप इजीली निकाल सकते हो। चलिए, उत्प्लावन बल के फॉर्मूले से भी सवाल आ जाए तो उत्प्लावन बल होता है तरल का घनत्व गुणा विस्थापन आयतन गुणा गुरुत्वीय त्वरण जी। देखिए F बराबर वैसे होता क्या है, ma होता है। अब उत्प्लावन बल क्या होता है, उसमें तरल का घनत्व भी आपको साथ में लेना है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन m बटा v होता है। अब मैंने क्या किया, इस रो को स्थान परिधि में m बटा v ले लूँ तो ये जो आपका घनत्व है इसके स्थान पर m बटा v ले लिया मैंने, तो ये आपका m बटा v मल्टीप्लाई में ये v है। तो कट हुआ का नहीं हुआ, v से v पीछे m रहा और बल है उत्प्लावन तो a से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उत्प्लावन बल का एक्चुअली ये फॉर्मूला है तरल का घनत्व गुणा आयतन गुणा उसका गुरुत्वीय त्वरण g। तो यहाँ पर भी थोड़ा घुमाकर पूछे तो ध्यान देना इस पॉइंट को भी। उत्प्लावन बल जब कोई वस्तु आप पूर्णतः पानी में डुबो रहे हो या आंशिक डुबा रहे हो तो पानी ऊपर की डायरेक्शन में एक बल लगाती है, वही उत्प्लावन बल है। आपेक्षिक घनत्व किसी भी वस्तु पदार्थ का पानी के सापेक्ष, जैसे घनत्व हो गया, पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, सोने का है 19,300 है, तो सोने का घनत्व ज़्यादा हो गया तो ये पानी में डूब जाएगा। अब किसी भी पदार्थ का घनत्व पानी से कम है तो वो पानी पर तैरेगा। तो पानी के सापेक्ष उसका घनत्व कितना है, तो आपेक्षिक घनत्व की यदि वैल्यू देखें एक से कम आ रही है या एक से ज़्यादा आ रही है, तो आपेक्षिक घनत्व होगा जिस पदार्थ का आप घनत्व देख रहे हो वो बट्टा पानी का घनत्व है। अब उस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा हुआ तो आपेक्षिक घनत्व है वो एक से ज़्यादा आ जाएगा, और यदि पानी का ज़्यादा हुआ तो कम आ जाएगा। और पानी खुद का आपेक्षिक घनत्व यानी पानी का पानी के सापेक्ष घनत्व कितना होगा, एक ही होगा। तो पानी का आपेक्षिक घनत्व एक होता है। जैसे सवाल है चांदी का आपेक्षिक घनत्व है 10.8, ये चांदी का आपेक्षिक घनत्व है तो आपेक्षिक घनत्व ये पानी के सापेक्ष है। पानी का 1000 है तो चांदी खुद का घनत्व ये आपेक्षिक घनत्व है पानी के सापेक्ष है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो 10.8 आएगा ना। ये पदार्थ का घनत्व यानी चांदी, पदार्थ इसमें क्या है, चांदी का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। अब चांदी आपको पता नहीं, 10.8 बराबर चांदी बट्टा पानी का आपको पता 1000 है, तो 1000 को 10.8 से गुणा करेंगे तो आपका चांदी का आ जाएगा 10,800। आपेक्षिक घनत्व एक से कम है तो पानी में तैरेगा और एक से ज़्यादा है तो पानी में डूब जाएगा क्योंकि वो भारी है जल से। केपलर के ग्रहों की गति के नियम आप देखते हो तो तीसरा नियम कहता है आवर्त का नियम, किसी भी ग्रह के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल टी का वर्ग सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। या फिर आप कह सकते हो कि औसत दूरी जो सूर्य और ग्रह के बीच का घन और उसमें लगा समय परिक्रमण काल टी का स्क्वायर, ये स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक होता है। बाकी इस टाइप से बेसिक से सवाल आ सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान दे दिया, चंद्रमा का द्रव्यमान दे दिया, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी आपको दे दी है, किलोमीटर में है तो उसको मीटर में लेना है, ऐसा यूनिट में लेनी है। जी की वैल्यू 6.67 गुणा 10⁻⁻11 होता है। और पूछ लिया यहाँ पर बल पूछ लिया तो ये फॉर्मूले में आप वैल्यू रखकर F बराबर G/mm बटा डी स्क्वायर में, यहाँ पर सारी वैल्यू आपके समक्ष है, D है, G है, mm है, रखेंगे तो आप F फाइंड आउट कर पाएंगे। ये एक सवाल आ गया ना जिसमें देखिए 0.5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल आपको निकालनी है। औसत चाल कब निकालनी है, जब उस पर एक फिक्स त्वरण काम कर रहा है यानी समान समय में वेग बढ़ रहा है, तो औसत चाल प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 होगी, ये ध्यान देना है। और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग निकालेंगे तो अंतिम वेग v बराबर u प्लस 80 से निकालेंगे और प्रारंभिक वेग 0 है। इस टाइप से आप औसत चाल यहाँ पर निकाल पाएंगे। जैसे एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो 10 मीटर की ऊंचाई तक ये पहुंचती है। अब आपको वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई वो देखना, प्रारंभिक वेग उसका क्या था। अब अंतिम वेग जैसे 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची है तो वहां पर रुक गई, मतलब अंतिम वेग उसका 0 हो गया है। अब वस्तु को आप गुरुत्वीय बल के विरुद्ध फेंक रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या करेगा, उसका वेग डाउन करेगा। तो वेग कब डाउन करेगा, जब गुरुत्वीय त्वरण आप माइनस में लेंगे। माइनस में कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण, -9.8।
-9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है हर एक सेकंड में इतना वेग कम हो रहा है और लास्ट में जीरो वेग कम होते होते शुरुआती वेग उसका ज़्यादा रहा होगा तो अंतिम वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेकंड में इतना कम हो रहा है। तो शुरुआती आपको पूछा है कि किस वेग से ऊपर फेंकी गई है। तो आपके पास अधिकतम ऊंचाई एस आपके पास है, वी आपके पास है, जी आपके पास है। तो आपको पूछा है यहाँ पर शुरुआती वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है 2GS। तो गति के तीसरे समीकरण से आप यहाँ पर निकाल पाएंगे u कितना है। वस्तु का द्रव्यमान दिया, उसका भार निकालना है पृथ्वी पर, तो W बराबर mg से आप निकाल सकते हो। जी 9.8 लेना है। चंद्रमा की सतह पर होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। यहाँ पर आपको सतह दे रखी है और जैसे ये सरफेस है, इस पर कितना दाब लग रहा है। दाब बराबर बल बटा आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और बल के लिए यहाँ पर F बराबर ma होता है। ठीक है, m आपको 5 kg दे रखा है और a क्या है। अब ये कोई सतह पर मेज पर लकड़ी का गुटका रखा है तो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उस पर, जी लग रहा है 9.8 आप। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे F कितना है और फिर आपका दाब होगा बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो सरफेस है लंबाई गुणा चौड़ाई निकालेंगे उसकी, और सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, इसको आपको ध्यान में देना है। बाकी इस चैप्टर के आप एग्जाम पर भी देख सकते हो जहाँ पर थोड़े एडवांस लेवल के सवाल होते हैं। वीडियो बड़ा बन जाएगा, आपको बेसिक फॉर्मूले बता दिए हैं, कुछ सवाल बता दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन देखते हैं, कार्य और ऊर्जा वाला चैप्टर। पहला ही फॉर्मूला आपके लिए है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब बल आपका 1 न्यूटन है, विस्थापन 1 मीटर है, तो किया गया कार्य होगा 1 जूल। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर भी आप कह सकते हो। और कार्य के लिए बल और विस्थापन आपको दोनों चाहिए। बल 0 है तो कार्य 0 हो जाएगा, बल है विस्थापन नहीं हो रहा फिर भी कार्य 0 हो जाएगा। और कार्य वैसे जो बल गुणा विस्थापन होता है उसमें ये कॉस थीटा होता है, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है थीटा। थीटा बराबर 0 डिग्री, एक ही दिशा में बल और विस्थापन हो रहा है तो cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती, तो एक जिस दिशा में बल लगा रहे उसी दिशा में विस्थापन हो रहा तो कार्य होगा। और ऋणात्मक कार्य है विपरीत दिशा में, जब थीटा 180 डिग्री लेंगे तो किया गया कार्य है वो ऋणात्मक होगा। बाकी ध्यान देना है, 1 जूल ये ऊर्जा के मात्रक है, अर्घ भी ऊर्जा का मात्रक है। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होती है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होती है, 1 कैलोरी में 4.184 जूल होती है। बाकी ऊर्जा के रूप में गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। m द्रव्यमान है, v वेग है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आप निकाल सकते हो। और कार्य, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कार्य ऊर्जा सिद्धांत है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, कोई भी वस्तु पर आप कार्य कर रहे हो ना, यानी कार्य किया मतलब उसकी गति में परिवर्तन आया है, तो गतिज ऊर्जा में चेंजेस आया। पहले वस्तु यहाँ पर थी, आपने कार्य किया, उसको उठाकर यहाँ पर लेके आ गए, तो आपने उसकी गति में परिवर्तन किया कि नहीं किया। गतिज ऊर्जा में कितना चेंज किया उतना ही कार्य किया। भाई पहले गतिज ऊर्जा उसकी ऑलरेडी मान लेते हैं कि उसकी 50 जूल थी, अभी भी 50 जूल है, तो आपने क्या कार्य किया, आपने उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाकर कर दी है मान ले 60 जूल। तो कार्य आपने कितना किया, 60 जूल थोड़ा ही किया, 50 पहले थी 60 कर दी, आपने कार्य किया 10 जूल का, 10 जूल बढ़ गई। गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है, वही आपका किया गया कार्य है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य है, वर्क डन है, वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होगा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा खिलौने वाली कार में होती है, रबड़ बैंड में होती है। तो ये सभी कुछ उदाहरण है। धनुष और तीर में स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊंचाई पर कोई वस्तु है उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, इसमें आती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh। स्थितिज ऊर्जा है, 1 सेकेंड, mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। m आपका द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h जो उस वस्तु कितनी हाइट पर वो वस्तु है, उस हाइट के कारण भी उसमें ऊर्जा होगी, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें ऊर्जा होगी, वो होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर अगला देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, तो इसमें एक पॉइंट आता है, कुल यांत्रिक, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग करना है। कुल यांत्रिक ऊर्जा पूछ रहे ना आपको, स्थितिज और गतिज ऊर्जा जोड़ देनी है, कुल यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी
mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर जोड़ना है और कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा स्थिर होती है, फिक्स होती है, अचर होती है। यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा की जोड़ हमेशा फिक्स रहेगी। यदि गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज कम होगी, वहाँ पर स्थितिज बढ़ रही है तो गतिज कम होगी, लेकिन उनका योग है वो हमेशा इक्वल रहेगा। अब कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो इसके फॉर्मूले से भी सवाल आ जाए। पी क्या होता है? डब्लू अपॉन टी होता है। डब्लू कार्य, टी समय, और वॉट में इसको मापते हैं और उसे 1 जूल, डब्ल्यू यदि किया गया कार्य 1 जूल है 1 सेकेंड में, तो 1 वॉट उसकी शक्ति हो जाएगी। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। शक्ति में भी औसत शक्ति आपको पूछ लें तो कुल कुल कार्य बटा कुल समय औसत शक्ति को बता देगा। बाकी ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय, क्योंकि शक्ति बराबर है, देखिए कार्य करने की दर ये आपका शक्ति है, तो कार्य एक तरीके से ऊर्जा ही तो हुआ, ये शक्ति और समय का गुणनफल नहीं होगा। तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय आप कह सकते हो। काफ़ी बार अपने घरों में जो खर्च आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उनसे पूछा जाता है 1 यूनिट की दर दी रहती है तो कितने यूनिट का बिल आया है। तो 1 यूनिट जो खर्च होता है ना, 1 यूनिट हमेशा याद रखना है 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। मतलब आपको यूनिट पूछे तो कितने किलोवाट आवर हुए, किलोवाट, वाट नहीं, किलोवाट, और साथ में घंटा का गुणा। 30 दिन है तो 30 से गुणा करेंगे भाई, एक दिन में इतने घंटे हो रहे 30 दिन के लिए, तो उससे 30 से गुणा कर देंगे तो कितने किलोवाट आवर होता है। अब 1 किलोवाट आवर में जूल आपको पूछ लें तो याद रखना है, अब वहाँ पर एग्जाम में समय थोड़ी रहता, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हमेशा याद रखेंगे 1 किलोवाट घंटा। बाकी बेसिक से आप निकाल सकते हो, किलोवाट यानी 1000 वॉट है, घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो ये बेसिक सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 1 यूनिट हमेशा 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। जैसे एक हीटर है जिसकी शक्ति है 1000 वॉट, 2 घंटे तक चले तो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा वो। अब कितने किलोवाट घंटे हो गए, 1000 वॉट में कितना किलोवाट होगा, 1000 से भाग देंगे तो 1 किलोवाट होगा। घंटे कितने, 2 घंटे, तो 2 गुणा 1 यानी 2 किलोवाट घंटा 2 यूनिट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट, 2 किलोवाट घंटा 2 यूनिट के इक्वल है। बल की दिशा में विस्थापन है तो कॉस थीटा 0 डिग्री है, तो एफ डी सीधा ही गुणा हो जाएगा आपकी। तो एफ डी कॉस थीटा से डायरेक्टली यहाँ पर न्यूमेरिकल होते हैं। ये भी आपका किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और बल क्या होता है, डब्ल्यू एफ बराबर एम ए, और गुरुत्वीय त्वरण है तो एम जी हो जाएगा। तो ये बेसिक से सवाल हैं, आप इस प्रकार एग्जाम में आएंगे। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर सवाल आ जाए तो 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर से आप करेंगे। और बाकी कार्य का ये सवाल आपका अच्छा सवाल है। देखिए किसी कार का द्रव्यमान पहले 1500 था, और द्रव्यमान तो फिक्स ये 1500, वेग था पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा किया, तो कार्य कितना हुआ। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना किया आपने, गतिज ऊर्जा पहले कितनी थी अब कितनी है। तो गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर या फिर हाफ एम यू स्क्वायर, ये पहले ये लास्ट में, दो अलग अलग वेग है ना। अब वेग जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर किलोग्राम है, तो आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी छोटे में बदलना है तो 5/18 से करेंगे। 6 से कट रहा ना, 6 का 3 बार है, ये 5 बार है तो 25/3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 60 को 5/18 से करेंगे तो 50/3 हो जाएगा। अब ये वेग आ गया, और किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर से आप करेंगे तो यहाँ पर आपका कार्य आ जाएगा। बाकी वेग दुगुना कर दे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले आधारित ये सवाल बने हुए सारे। बात करते हैं क्लास 9 चैप्टर ध्वनि साउंड की, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो इसमें फर्स्ट तो आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कितनी है साउंड। आवृत्ति का मतलब 1 सेकेंड में कितने कंपन हो रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने दोलन हो रहे हैं, वो उसकी आवृत्ति है। आवृत्ति क्या है, 1 सेकेंड में दोलन, यानी यहाँ पर नीचे आपका समय है या फिर आवर्तकाल है। तो आवृत्ति हमेशा 1/आवर्तकाल होती है। आवृत्ति क्या होता है, 1/आवर्तकाल। जैसे आपको आवृत्ति दी रहती है, आवर्तकाल पूछ ले तो आवर्तकाल पूछेंगे तो 1/आवृत्ति हो जाएगा, या फिर आवृत्ति पूछे तो 1/आवर्तकाल आपको करना। हमेशा आवृत्ति और आवर्तकाल व्युत्क्रम संबंध होता है इनका। ये बेसिक से सवाल आ जाए। ढोल को 1 सेकेंड में 5 बार पीटते हैं तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 5 बार पीटता है यानी उसमें फ्रीक्वेंसी 5 की हो जाएगी, 5 हर्ट्ज हो जाएगा। प्रति सेकंड कितने दोलन है, वो उसकी आवृत्ति है। तो आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति।
तो ध्यान देना है कि ध्वनि का जो वेग होता है ना, वेग वेग अमूमन होता है क्या, वेग बराबर दूरी बटा समय, या फिर वेग बराबर, आपको पता है एक बटा समय क्या होता है, आवृत्ति नहीं होता है। तो वेग बराबर एक बटा समय आवृत्ति तो होता है, दूरी गुणा आवृत्ति, दूरी गुणा आवृत्ति। या फिर वेग बराबर, ध्वनि के केस में दूरी आपकी उसकी वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य दूरी है। तो वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। तो वेग आपका हो जाएगा, जैसे ये वेग को मैं सी ले लेता हूँ और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा ले लेता हूँ, आवृत्ति को ले लेता हूँ मैं न्यू। तो ये आपका हो जाएगा, या फिर इसको वी ले लेते हैं, वी वेलोसिटी है, लैम्डा न्यू। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आ जाए। दो चीज़ आपको दे दे, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति वेग पूछ ले, वेग तरंग दैर्ध्य दे दें आवृत्ति पूछ ले, तो आप इजीली निकाल सकते हो। बाकी कुछ बेसिक सवाल, जैसे एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। अब चट्टान के पास मनुष्य ने ताली बजाई है, तो उसकी प्रतिध्वनि इको उसको 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। ध्वनि की चाल आपको दे रखी है, चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी। अब देखिए इको सुनाई दे रही है 2 सेकंड बाद, यानी गई और आई, आने जाने में जो समय लगा है ना ध्वनि को, वो 2 सेकंड में। वापस कब देगी, कान तो यही है ना, तो 2 सेकंड में ये ट्रेवल की है आने जाने में। तो आने जाने की कुल दूरी इनके बीच की आधी हो जाएगी कि नहीं होगी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ध्वनि की चाल आपको दे रखी है 346 है, समय 2 सेकंड दे रहा 692, ये आने जाने की दूरी है, आधी दूरी बट्टा 2 करेंगे आप। बाकी इको यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना अनिवार्य है। ध्वनि स्रोत इको के लिए, ध्वनि स्रोत और श्रोता जो आपकी परावर्तक सतह है इनके बीच की न्यूनतम दूरी, एक तरफ की दूरी है वो 17.2 मीटर होती है। आने जाने में कुल दूरी 34.4 मीटर। सेम कंसेप्ट यहाँ पर पराध्वनि का आप जहाज में देखते हो, समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। आने जाने में समय लगा 3.42 सेकंड है। समुद्र जल में पराध्वनि की चाल आपको दे रखी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, लेकिन ये दोगुनी दूरी होगी, इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अपन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए मैक्सिमम के। जब भी आपकी 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, फ्रीक्वेंसी होती हैं या फिर जो वेग होता है वो आपका तरंग दैर्ध्य गुणा आवर्ती के गुणनफल होता है, और आवर्ती पूछ ले वेग बटा तरंग दैर्ध्य आप करेंगे, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अब फिजिक्स में क्लास 10th की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं सवाल, और प्रकाश परावर्तन अपवर्तन से भर भर के न्यूमेरिकल के सवाल आते हैं, परावर्तन अपवर्तन और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए प्रकाश की गति या चाल की बात करें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये भी एक पॉइंट बता दूं है, परावर्तन के नियम आप देखेंगे, आपतन और परावर्तन कोण हमेशा इक्वल होगा। और ये आपतन और परावर्तन कोण किसके साथ बनते हैं, जैसे ये परावर्तक सतह है, ये आपतित किरण है, ये सतह के साथ आपतन कोण नहीं बनाती है। आपतन कोण बनता है इस अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ कोण बनता है, ये आपतन कोण होता है। यही आपका परावर्तन कोण है जो अभिलंब के साथ बनता है। परावर्तक सतह के साथ बनने वाला कोण न तो आपतन होता है न ही परावर्तन होता है, ये कोण नहीं होता है। अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो आपका आपतन या फिर परावर्तन कोण है, दोनों ही नॉर्मल के साथ बनते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से सवाल पूछा जाता है। फोकस दूरी एफ है ना, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या है ना, जो आपका दर्पण है, तो गोलीय दर्पण उसकी वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये चीज़ ध्यान देना है। बाकी न्यूमेरिकल के सवाल जब भी हल करेंगे, कार्तिक की चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जो लेफ्ट साइड दूरी लेंगे, ये आपका मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड की दूरी है हमेशा नेगेटिव में लेंगे, चाहे बिंब की हो या फिर इधर प्रतिबिंब बन रहा है उस केस में भी। और जो राइट साइड की दूरी वो प्लस लेंगे। अब जैसे आभासी स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब भी ऊपर बनता है, बिंब भी ऊपर रखते हैं, तो दोनों ही प्लस में लेंगे। ऊंचाई ऊपर की डायरेक्शन में है आपका बिंब और प्रतिबिंब प्लस है। प्रतिबिंब नीचे बनता है, जैसे आप देखते हो वास्तविक और उल्टा बनता है ना, वो नीचे बनता है, जो अवतल दर्पण में आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम स्थिति में। उत्तल में तो सीधा बनता है, तो उस केस में वो प्लस में लेंगे उसकी हाइट को। अब दर्पण सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u।
एफ आपकी फोकल लेंथ है, वी प्रतिबिंब की दूरी है, यू बिंब की दूरी है। बिंब यानी आपका ऑब्जेक्ट, जो वस्तु आपने रखी है उसकी छाया है। प्रतिबिंब की दूरी किसके साथ है? दर्पण के साथ है। दूरी जैसे ध्रुव पी से आप ले रहे हो, तो ये पॉइंट दर्पण सूत्र में, लेंस सूत्र भी आगे आएगा। लेंस सूत्र में ये माइनस है, इसके बीच में दर्पण सूत्र में ये प्लस है। यही चीज़ दिमाग में रखनी है। और वस्तु की दूरी हमेशा ये ध्रुव के साथ मापी जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी भी ध्रुव से, और ऋणात्मक और आभासी फोकस दूरी यूपी, ध्यान देना दिमाग में, यूपी। यूपी का मतलब क्या हुआ भाई? उत्तल है ना, उत्तल। उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव रहेगी फोकस दूरी। उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, फोकस दूरी उसके लिए पॉजिटिव रहेगी उत्तल के लिए। अवतल दर्पण के लिए आपको फोकस दूरी ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। ये ध्यान देना, दर्पण से ध्रुव की दूरी फोकस दूरी है। अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। और प्रतिबिंब की दूरी v है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है इस साइड ही बनेगा जिस डायरेक्शन में बिंब है। आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इस डायरेक्शन में बनता है तो धनात्मक लेते हैं। और बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि बिंब आपके सामने रखेंगे, दर्पण के लेफ्ट साइड ही रखेंगे आप। अब आपने 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र देख लिया। दर्पण के आवर्धन, दर्पण सूत्र में उसका सूत्र प्लस में ही था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र में माइनस होता है, लेकिन आवर्धन ध्यान दीजिएगा दोनों उल्टा होता है जस्ट। ये जैसे दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और दर्पण का आवर्धन देखेंगे m बराबर -v/u, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बड़ा छोटा बन रहा है वो आवर्धन दर्शाता है। और लेंस सूत्र देखेंगे तो इसका उल्टा है। लेंस सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस का आवर्धन m बराबर v/u। दर्पण का आवर्धन माइनस में था, लेंस का यहाँ पर प्लस में है। दर्पण सूत्र प्लस में था, लेंस का यहाँ पर माइनस में है। अब दर्पण हो या लेंस हो, आवर्धन के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आपका आवर्धन है। और प्रतिबिंब आपका ऊपर की डायरेक्शन बन रहा है तो उसे प्लस लेंगे। बिंब ऊपर ही रखते हैं तो वो तो हमेशा प्लस में ही लिया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब है तो नीचे बनता है, तो आप उसको ऋणात्मक लेते हो। तो ये कुछ पॉइंट हैं बेसिक। यहाँ से जैसे प्रकार आपने ऑफिशियल मॉक में देखा, इस पॉइंट से आपका सवाल था, ऑफिशियल मॉक में इस पॉइंट से था। यदि m का मान धनात्मक है यानी आवर्धन पॉजिटिव आ गया, आवर्धन पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है? आभासी स्थिति है। आवर्धन है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, दोनों ही बिंब और प्रतिबिंब ऊपर कैसे होंगे? आभासी स्थिति में होंगे। आवर्धन ऋणात्मक आया यानी बिंब ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है, वो आपकी वास्तविक और उल्टे वाली स्थिति होती है। आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा आया है, मतलब क्या हो? बड़ा बना है प्रतिबिंब, और 1 से छोटा प्रतिबिंब छोटा बना है, तो यही दर्शाता है। सारी चीज़ आपको बता दी है। और यहाँ से आप एक बेसिक सा सवाल देख सकते हो। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु यानी बिंब है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी यू आपको दे रखी है, और ये आपको माइनस में लेनी पड़ेंगी क्योंकि ये आपका अवतल दर्पण है। इसके सामने जो भी लेफ्ट साइड की दूरी माइनस में लेंगी, तो यू माइनस में ली है। उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी, जैसे अवतल है ना तो फोकस भी माइनस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी उत्तल की फोकस दूरी प्लस होती है तो इसकी आप -10 लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी यानी यहाँ पर v आपको फाइंड आउट करनी है, तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी 1/f यानी 1/-10, 1/v प्लस 1/u यानी 1/-20 होगा। और यहाँ से 1/v आपका आएगा -1/20, v -20 आ गया। -20 यानी लेफ्ट साइड में ही आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। इसका आवर्धन भी पूछा है, आवर्धन होता है m बराबर -v/u दर्पण के केस में। अब आपको दोबारा वैल्यू रखनी है, v यहाँ पर -20 है, ये ऑलरेडी v सिंबल है, लेकिन आपको v -20 और दूसरा रखना पड़ेगा। u आपका दर्पण के सामने ही वस्तु है ना, तो माइनस में था, -20 था u, ऊपर आपका u भी दे रखा था ना -20, तो ये आपका -1 हो जाएगा, आवर्धन है। यानी लगभग जो c वाली स्थिति है ना वही आवर्धन होगी। जितना दूर बिंब है उतना ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो c पर होगा आपका वस्तु। काफ़ी बार वक्रता त्रिज्या दिया रहता होता है, और उस केस में आप फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हो। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, तो यहाँ से फोकस दूरी निकल जाएगी। वस्तु की दूरी है वो आप माइनस में लेते हो हमेशा, तो यहाँ से दर्पण सूत्र से आप इजीली निकाल सकते हो सवालों को। एक और उदाहरण लेकर ये न्यूमेरिकल क्लियर करते हैं। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, बिंब जो ऊपर ऐसे रखते हैं ना उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से
फोकस दूरी f 15 सेंटीमीटर है और बिंब रखा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो बिंब की दूरी माइनस आप 25 लेंगे, फोकस दूरी अवतल दर्पण की है तो माइनस में लेंगे, उत्तल की प्लस में लेते हो। और पूछा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पर्दे पर ही तो बनता है, तो मतलब प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है, यानी v फाइंड आउट करना है। तो दर्पण सूत्र आपने लगाया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से आपको पता फोकस दूरी और वस्तु की दूरी माइनस में है, इधर इनको पुट करेंगे तो v की वैल्यू आपके आएगी -37.5। अब सेकंड केस है आपका आवर्धन, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात करनी है। जैसे बिंब 4 सेंटीमीटर साइज का तो प्रतिबिंब कितना है, तो आवर्धन होता है m बराबर -v/u दर्पण के केस में। तो m बराबर -v/u, यहाँ पर आपका आवर्धन निकल जाएगा, v और u आ गया -1.5। अब प्रतिबिंब की हाइट भी ज्ञात करनी है, तो m बराबर h, जैसे प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट, m आपने ऊपर निकाल दिया तो -1.5 बराबर प्रतिबिंब की हाइट ज्ञात करनी, बिंब आपको 4 दे रखा है तो यहाँ से प्रतिबिंब की हाइट भी आ जाएगी। अब बाकी ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देख, प्रकाश की अपवर्तन, जो अपवर्तन में सापेक्ष अपवर्तनांक का कंसेप्ट देखते हैं, एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक यानी दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। दो माध्यम, जैसे एक माध्यम का नाम 1 दे दिया, एक 2 दे दिया, जैसे मैंने लिख दिया n/2 इसका मतलब अपवर्तनांक एक्चुअली यहाँ पर माध्यम 2 का है, 1 के सापेक्ष है, तो n के नज़दीक जो राशि लिखी है 2, इसका अपवर्तनांक है, और 1 के सापेक्ष है तो ये पीछे है। तो n/1 का मतलब है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ये किसके इक्वल होगा, जैसे n है ना n/1, तो n2/n1 लिखेंगे। n2 यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक बट्टा माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ये इनका अनुपात है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 1 के सापेक्ष है तो माध्यम 1 का नीचे लिखेंगे और माध्यम 2 का ऊपर। लेकिन इसी चीज को जब वेग के अनुपात में लिखना होता तो उल्टा लिखेंगे, ध्यान देना। वेग यहां पर हो जाएगा v1/v2, यानी माध्यम 1 का वेग अपॉन माध्यम 2 का वेग। जैसे अपवर्तनांक आप 1 के सापेक्ष 2 का ले रहे हो तो n/1 वेग के अनुपात में लिखना है तो आप v1/v2 लिखेंगे, ये चीज ध्यान देना है। अपवर्तनांक के अनुपात में लिखना है तो n2/n1 रखेंगे, यही चीज आपको कंफ्यूज करती है और एग्जाम में आप सवाल गलत कर देते हो। स्नेल के नियम से भी न्यूमेरिकल के सवाल आते हैं, तो स्नेल का नियम यही याद रखना है, n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक n2/n1, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो ये ध्यान देना है, साइन आई यानी आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन अपवर्तनांक किसका, माध्यम 2 का, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष है। तो साइन आई और साइन आर का अनुपात यानी n2/n1 है। आपको ये दे दें कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, तो साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा, ध्यान देना। यानी माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक दे दे यानी n12 दे दें, कहने का मतलब n1/n2 दे दें, तो साइन आई अपॉन आर नहीं होगा, साइन आर अपॉन आई आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका बेसिक फॉर्मूला है ना साइन आई अपॉन साइन आर है वो n2/n1 है, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। माध्यम 1 का पूछे तो आर अपॉन आई कर देंगे, उल्टा आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2/n1, साइन आर अपॉन साइन आई बराबर n1/n2। चलिए बाकी अपवर्तनांक डायरेक्टली पूछ लें आपको तो वो निर्वात के सापेक्ष आप लेंगे। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। वायु से कांच में आ रहा प्रकाश, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.5 अपवर्तनांक की कांच, तो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर कांच का अपवर्तनांक यानी n, जैसे कांच है तो ग्लास है, किसके सापेक्ष है,
ये आपका वायु के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है। या फिर कांच का आपको डायरेक्टली अपवर्तनांक पूछ लें तो वो निर्वात के सापेक्ष आपने ले लिया, कांच का अपवर्तनांक वैक्यूम के सापेक्ष है, तो इसे एन जी अपॉन एन वी लेंगे, या फिर इसे लेंगे जो आपका वेग है ना किसका, निर्वात का, ये वी वाला ऊपर लेंगे और एन जी ग्लास का नीचे लेंगे, सॉरी वेग है ग्लास का, नहीं कांच का, माध्यम का, माध्यम में वेग। तो ये एन जी वी या फिर जो अपवर्तनांक जो आपको दे रखा है उसमें ऊपर रहेगी हमेशा प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे रहेगी माध्यम में प्रकाश की चाल। और कांच में प्रकाश यानी कांच आपका माध्यम है, तो माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल होगी अपवर्तनांक ये नीचे आ जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल, तो ये चीज n के स्थान पर आएगी तो n नीचे आएगा ना अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक, तो कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ है, अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल इस टाइप से आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। दर्पण के टाइप लेंस सूत्र भी हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। सेम चीज़ें हैं जो दर्पण की थी, लेकिन यहाँ पर माइनस है। और लेंस का आवर्धन में दर्पण में माइनस था, यहाँ पर डायरेक्टली है, m बराबर v/u। बाकी हाइट वाला कोई इश्यू नहीं है, h'/h। आवर्धन 1 से बड़ा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, 1 से छोटा मतलब प्रतिबिंब छोटा बना है। आवर्धन 1 है, इन दोनों बराबर है। आवर्धन धनात्मक है मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है, आभासी बना है। ऋणात्मक है तो नीचे की डायरेक्शन में तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। लेंस शक्ति का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। लेंस शक्ति P बराबर 1/f किस में मेजर की जाती है, ये डायोप्टर में मेजर की जाती है। ध्यान देना, जब भी लेंस की शक्ति निकालें f जो फोकस दूरी है ना उसको हमेशा मीटर में लेना होता है, क्योंकि लेंस शक्ति डायोप्टर में आपको दे रही होती है, तो डायोप्टर एक ऐसा यूनिट है, तो f भी आप ऐसा यूनिट मीटर में लेंगे। तो P बराबर 1/f, और ध्यान देना इसको किस में लेना है, मीटर में लेना है। काफ़ी बार फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी रहती है, तो आप डायोप्टर में तो लेंस की क्षमता देख रहे हो, तो सेंटीमीटर नहीं, उसको मीटर में लेना पड़ेगा। तो 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है, ध्यान देना। जैसे लेंस की क्षमता आपको 2 डायोप्टर दे रखी है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, लेंस की क्षमता की व्युत्क्रम होता है 1/2, 1/2 यानी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक सवाल है बिल्कुल कंसेप्ट आधारित, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है। सेम साइज का प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु आप रखेंगे, जैसे आप दर्पण में रख रहे थे ना वस्तु को सेम साइज के लिए C पर, यहाँ पर C आपका 2f है, यानी वक्रता केंद्र पर आप रख रहे थे, वो 2f पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका 2f पर समान साइज का बनेगा। तो ये बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर ही 2f है, वस्तु 50 सेंटीमीटर नहीं, वो 2f पर रखी है, वो 50 सेंटीमीटर दूर है, तो f कितना हो जाएगा, f इसका आधा हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर आ गई, तो इसकी क्षमता पूछिए। क्षमता हमेशा मीटर में दूरी लेंगे, फोकस दूरी को 100 से भाग देंगे, 0.25 हो जाएगा, 1/0.25 यानी 0.25 यानी 25/100 है, तो 100/25 यानी 4 डायोप्टर हो जाएगी। ये बिल्कुल कंसेप्ट से था, आप इजीली कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, अभिसारी नहीं उत्तल लेंस है वो, उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो UP उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप पॉजिटिव में लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, वो आप पॉजिटिव में ली है। बिंब की ऊंचाई ऊपर आप रखते हो, इसको पॉजिटिव में लेंगे, और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। अब वस्तु 25 सेंटीमीटर है, वो लेफ्ट साइड में है, तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा। और फिर प्रतिबिंब की स्थिति आपको देखनी, प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है, तो लेंस फॉर्मूला देखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से आपका जो माइनस वाली है वैल्यू वो रखते हुए v की वैल्यू आपके आ जाएगी। और कितना साइज में बन रहा है, आवर्धन m बराबर v/u से आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके हालांकि एग्जाम भर के 32 क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब डायरेक्टली
ये देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का एक सवाल है। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.6 दे रखा है। कांच को मैं कहूँगा ग्लास, हीरे को कहूँगा डायमंड। है किसका? हीरे का अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष? कांच के हैं, तो अपवर्तनांक n है किसका? हीरे का। डायमंड का है। किसके सापेक्ष है? कांच के, तो ग्लास पीछे लिख देंगे। है कितना? 1.6 है। एक्चुअली इसको ND/NG आप लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब यहाँ पर आपको दे रखा है ये NDG 1.6 दे रखा है, इसके स्थान पर आप लिखेंगे 1.6। ND डायमंड का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, तो वो पता नहीं है, ज्ञात करना हीरे का, तो ND आपको ज्ञात करना है। और कांच का NG आपको 1.5 दे रखा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना होता है। बाकी मानव नेत्र के नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है और इसमें कोई न्यूमेरिकल का सवाल बनता नहीं। नेक्स्ट अपना चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इनके सवाल देख लेते हैं न्यूमेरिकल की फटाफट। देखिए विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I आपका करंट है और Q/T, Q आपका आवेश है, T समय है। तो इस आवेश इकाई समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वही धारा है। और धारा की छोटी इकाई होती है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर इन 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर इन 10⁻6 एम्पियर होती है। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब। तो ये Q/T होता है विद्युत धारा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं Q बराबर NE। Q बराबर जो आवेश होता है, N यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आवेश अपने आप में होता क्या है? किसी वस्तु पर आवेश यानी कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। और अब आपको दे दे Q बराबर 1 कूलाम हो, यानी 1 कूलाम चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो Q बराबर, मैंने कहा Q बराबर NE होगा। तो N बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Q/E। Q यानी 1 कूलाम है, E यानी 1.6 × 10⁻−19 है। तो 1 कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी। 1 कूलाम चार्ज में ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब अगला अपन देख लेते हैं विभवांतर। V बराबर W/Q, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। V विभवांतर है, W किया गया कार्य है, Q आवेश है। कोई भी दो वैल्यू दे दे, किया गया कार्य क्या होगा, 1 कूलाम आवेश है, इतना विभवांतर है, तो आप निकाल सकते हैं। V बराबर W/Q इंपॉर्टेंट है। V बराबर W/Q, जैसे कि यहाँ पर V आपको दे दिया है, Q दे दिया, तो W निकाल सकते हो। W बराबर VQ हो जाएगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ये सेम चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ओम का नियम, फॉर्मूला है V बराबर IR। V समानुपाती है I के और R एक स्थिरांक के रूप में कार्य करता है। विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें धारा की समानुपाती होता है। इस हेतु तार का ताप समान रहना चाहिए, यही ओम का नियम कहता है। ताप समान रहे तो V समानुपाती I है और R आपका प्रतिरोध है, तो V बराबर IR ओम का नियम है। V बराबर IR। तो इससे आप काफ़ी न्यूमेरिकल के सवाल कर सकते हो। चलिए ओम के नियम में अपन ने देखा V बराबर IR। R क्या है? प्रतिरोध है। R का फॉर्मूला है R बराबर ρL/A। रो आपकी प्रतिरोधकता है, इसका मात्रक है ओम गुणा मीटर। और L है जो चालक, जिस चालक में करंट फ्लो हो रहा है उसकी लंबाई क्या है। A उस चालक का अनुप्रस्थ काट, यानी वो चालक तार कितनी मोटी है, उसका अनुप्रस्थ काट, जैसे इतनी मोटी चालक तार है उसको बीच में काटेंगे तो उस काट का क्षेत्रफल जो आप देखेंगे ना, अनुप्रस्थ काट का एक तरीके से मोटाई संदर्भित करता है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ये A होगा। तो R बराबर ρL/A है। यानी जो प्रतिरोध होता है ना, ये चालक की लंबाई है, जितनी ज़्यादा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। और A यानी व्युत्क्रम है, यानी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जितनी चालक तार मोटी होगी, कहने का मतलब A उसका बड़ा होगा। और A नीचे की वैल्यू बड़ी है तो R आपका छोटा हो जाएगा, प्रतिरोध उसका उतना ही कम होगा। तो इसमें रो प्रतिरोधकता है, ओम मीटर इसका मात्रक है। और ध्यान देना है, रो पदार्थ का गुण होता है। ये चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो उस पदार्थ का रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ तो वही है ना, ये पदार्थ का गुण है। ये किस पर? तापमान पर डिपेंड करता है। और पदार्थ यदि चेंज कर रहे हो, जैसे आपने तांबे की चालक तार से लोहे की ले ली है,
उस केस में उसका रो चेंज होगा, नहीं तो काटने से छोटा बड़ा करने से नहीं होगा। ठीक है। बाकी श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आपको पूछ ले तो आप डायरेक्टली ऐड करते हो प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है, जितने भी प्रतिरोध दे रहे हैं उनको जोड़ दो, ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। अब समान देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होगा, सभी में धारा आई समान बह रही है, विभवांतर चालक के सिरों के बीच अलग अलग है, लेकिन करंट समान फ्लो होती है श्रेणी क्रम में। धारा समान है, विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 लेंगे और R1 प्लस R2 R3 ये आपका प्रतिरोध है। समानांतर क्रम में क्या है, विभवांतर है वो आपका सेम है, 2 पॉइंट तो फिक्स है ना, तो इनके बीच V तो फिक्स है, लेकिन प्रतिरोध सॉरी करंट आप देखेंगे ये प्रतिरोध पर डिपेंड है, किस में कितनी करंट जानी है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 इस प्रकार आगे चलता है, समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है और इस प्रकार आप निकालते हो। और धारा, ये टोटल धारा, जैसे यहाँ पर इनपुट धारा है और आउटपुट धारा ये बराबर आएगी, जितनी धारा यहाँ पर इनपुट हुई ये बंट जाएगी और ये जो धारा बंटेगी और कुल धारा लास्ट में इक्वल हो जाएगी। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये फिक्स I हो जाएगी जो जितनी इनपुट है। और प्रतिरोध आपका तुल्य 1/R है और लास्ट में 1/R उत्तर मत कर देना, R निकालना पड़ेगा उल्टा करके, जैसे 1/R बराबर 1/3 आ गया तो 1/3 ऑप्शन टिक मत कर देना, R बराबर 3 ही है वहाँ पर। ठीक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से देख लेते फॉर्मूले। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है P, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है, P बराबर W/T होता है। अब W, अब देखिए आपने ऊपर ही देखा है V बराबर W/Q या फिर W बराबर VQ हो जाएगा, तो VQ/T हो जाएगा। और आपको पता है Q/T क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो Q/T I हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली P बराबर VI आप कह सकते हो, P बराबर VI, P बराबर VI ये फॉर्मूला रट लेना है। यानी जो शक्ति है विद्युत शक्ति ये विभव और धारा के गुणा के बराबर होती है, P बराबर VI। अब P के स्थान पर H दे दे तो VIT कर देंगे, क्योंकि H अपने आप में कार्य है। P बराबर क्या कह दिया आपने, VI होता है और ये H अपने आप में कार्य है, तो H बराबर VI, हीट वीट याद रखना है, हीट वीट, हीट वीट। T यहाँ पर क्या है, समय है, ध्यान देना, हीट वीट। VI क्या है, P है, तो ऊष्मा बराबर आप कह सकते हो शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय। तो H बराबर VIT कह सकते हो, P बराबर VI कह सकते हो। H बराबर ओम का नियम V बराबर IR होता है कि नहीं होता है, तो V के स्थान पर IR रखेंगे तो I²RT हो जाएगा, I²RT हो जाएगा। तो ये H के फॉर्मूले हैं, या तो हीट वीट कर दो, H बराबर IR जो भी वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से आप निकालते हो। अब अपन देखते हैं विद्युत शक्ति P बराबर VI, आपने देख लिया P बराबर VI। अब ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो यहाँ पर V के स्थान पर IR रख दो तो P बराबर I²R हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, ऐसा नहीं करते हो, I के स्थान पर V/R रखते हो, I के स्थान पर V/R रखते हो तो V/R है तो V²/R हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू दी रखी होती है आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा के इक्वल होता है और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होती है, ये ऑलरेडी अपन ने देख ली। तो इन सभी फॉर्मूलों पर बेसिक से सवाल रहते हैं न्यूमेरिकल के, जैसे यहाँ पर आपको I दे दिया है, T आपको दे दिया, ध्यान देना मिनट है तो इसको ऐसा यूनिट सेकंड में बदलना है, और विद्युत आवेश आपको ज्ञात करना है। और आपको पता है आवेश प्रवाह की दर धारा होती है, I बराबर Q/T है, Q बराबर IT हो जाएगा, I और T दोनों ही दे रखे, गुणा करेंगे तो आपका आवेश आ जाएगा। यहाँ पर V दे रखा है और कूलाम क्या Q दे रखा है, और कार्य V बराबर W/Q होता है या फिर W बराबर VQ होता है, तो इसका गुणा करेंगे तो आपका कार्य आ जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रतिरोध आपको दे दिया है, R1 है ये 10 दे दिया है, R2 आपको 40 दे दिया है, R3 10 40 30 और 20, ये 10 40 30 20 और नेक्स्ट और है ना R5 60 है। तो परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध आपको फाइंड आउट करना है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। अब ये आप देखेंगे ये किस क्रम में, समानांतर में, ये तीनों किस क्रम में, समानांतर क्रम में है। अब ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों किस क्रम में, ये और ये, इसका ये पॉइंट इसका ये पॉइंट अगला पॉइंट है, तो दोनों आपकी श्रेणी क्रम में है। तो पहले समानांतर क्रम टोटल कर दो, फिर दोनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम आप कर लेंगे।
तो श्रेणी क्रम में क्या, जैसे समानांतर क्रम में क्या होता है, जैसे इस प्रतिरोध का ये एंड हो गया और इसका ये एंड हो गया, दोनों यहाँ पर प्लस से कनेक्ट है कि नहीं है। अब इसका ये एंड है, दोनों यहाँ पर प्लस से कनेक्ट है या फिर इनडायरेक्टली ये माइनस से कनेक्ट है। तो बस इसमें यही करना है कि इन समानांतर क्रम को पहले कर देना है, इनको कर देना समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इस प्रकार करेंगे। 2 है तो 1/R1 प्लस R2 है, इसमें 3 है तो 1/R3 प्लस R4 बटा 1/R5। और इन दोनों को वापस ये पूरा एक अपने आप में अलग प्रतिरोध बन जाएगा। जब ये समानांतर क्रम जुड़ जाएगा ना, ये अलग प्रतिरोध है, तो ये इसका एंड डायरेक्टली इसके एंड से जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। भाई ये दोनों एंड मिलकर कोई तीसरा एंड ऐसे अलग थोड़ा ही हुआ है, तो ये सीधा ही जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ये दोनों ही किस क्रम में फिर चले जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसको डायरेक्टली ऐड करना है, 1/R से नहीं करना है। और फिर इसमें धारा पूछी है ना, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। अब पहले कुल प्रतिरोध आपने निकाल दिया और फिर आपके पास V पड़ा है 12 वोल्ट है। ओम के नियम से आप कुल विद्युत धारा भी निकाल देंगे। जैसे कुल प्रतिरोध 18 ओम आ गया, V आपके पास पड़ा है 12, तो I बराबर V/R से आप निकाल देंगे कुल धारा। 1 घंटे में 50 ये वोल्ट होगा। विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। V दे रखा है, Q दे रखा है, तो W बराबर VQ से आपका आ जाएगा जूल ऊष्मा आ जाएगी। बिल्कुल ईजी से कंसेप्ट दे रखे हैं। यहाँ पर देखेंगे 20 ओम प्रतिरोध है, यानी R बराबर आपको 20 ओम दे रखा है। विद्युत स्थिति 5 एम्पियर, I आपको दे रखा है। 30 सेकेंड T दे रखा है, तो H बराबर I² RT से आप उसमें ऊष्मा परिकलित कर सकते हो। यहाँ पर इस सवाल में आप देखेंगे तार की लंबाई आपको 1 मीटर दे रखी है। उसके बाद इसका प्रतिरोध 26 ओम दे रखा है। तापमान कितना है, ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। व्यास इसका दे रखा है, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए निकालने में काम आएगा, 0.3 mm दे रखा है, यानी मिलीमीटर दे रखा है। आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, या फिर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हैं। देखिए सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो जाएंगी, मीटर में खुद ही 100 तो सेंटीमीटर होते हैं, और 1 में 10 है तो 1000 मिलीमीटर हो जाएंगी। और इधर 0.3 मिलीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है तो 0.3/1000 करेंगे, यानी 10 की घात -3, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। त्रिज्या आपको निकालनी है, व्यास का आधा करेंगे तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, वो भी मिलीमीटर में है तो मीटर में निकल जाएगी, 10 की घात -3 से करेंगी। अब यहाँ पर आपको R बराबर ρL/A से करना है। A यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना इस वायर का, जैसे यहाँ पर एक वायर है गोलाकार, तो उसको कट करेंगे तो एक वर्त के सर्किल फॉर्म में, तो πr² से करेंगे, πr²। R आपका निकल गई है, और फिर यहाँ पर ये वैल्यू पुट की तो रो यहाँ से निकल के आ गई। इस प्रकार आपने देखा फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, जो NCERT में दे रखे वो टोटल बता दिए, और उन पर आधारित बेसिक सवाल भी बता दिए। उसी टाइप से सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और वो आप फॉर्मूले से कंसेप्ट कवर है तो कर देंगे। और बाकी आप पूरी थ्योरी कंसेप्ट सही देखना चाहते हो तो ये ई बुक ले सकते हो। 9th और 10th NCERT विथ चैप्टर वाइज एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे 31 चैप्टर के आपको इस प्रकार से बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पॉइंटर फॉर्म में पूरी थ्योरी। जैसे कि 2024 एग्जाम मैंने चेक किया, क्रियाकलाप से भी कुछ सवाल आ रखे थे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। पूरे जो इमेजेज हैं उनको भी एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी आप चैप्टर वाइज कोर्स देना चाहते हो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप पर अवेलेबल है, PDF भी अवेलेबल है, कोर्स भी अवेलेबल है। 2024 के पेपर, 22 के पेपर भी आप ले सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।